वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एक्सेलेंसी आईएएस में। हमारे इस जेपीएससी की पाठशाला सीरीज जो कि एक मिशन मोड में काम कर रही है, और इसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत जो पिछली क्लास में देखे थे कि व्हाट एक्चुअली द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। क्लास शुरू करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हम लोग आपसे हमेशा शेयर करते हैं कि अभी हम लोग आपके लिए बिरसा सीरीज जिसमें कि झारखंड स्पेशल के क्लासेस आपको मिल रही है, और साथ ही साथ जो जेपीएससी की पाठशाला सीरीज में मेंस रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, और अक्टूबर तक दुर्गा पूजा तक कोशिश है कि बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपके स्टेट्स, अभी हमारे स्टेट्स में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, बट इन सब टॉपसी टर्मिनस में भी अपने को संभाल के रखना है। कीप रीडिंग, फोकस ऑन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हम लोग रात दिन उस पर मेहनत कर रहे हैं। सो हमारे साथ जुड़ें और अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएं। सो एक थोड़ा सा रिकैप हम लोग देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है। इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए एक फाउंडेशनल लेवल के साथ साथ आपको अच्छे और जो क्वालिटी लेवल तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। क्लासरूम को मिस नहीं करेंगे और क्लासरूम को अभी छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज एवरी क्लास इज नथिंग बट ए बिट्स इन द एंटायर थ्रेड। वो चेन बनेगा आपका। सो हम लोग शुरू करें। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इसमें एक परिचय हम लोगों ने देखा कि वुड्रो विल्सन, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, कि किस तरह से उन्होंने इस डिसिप्लिन को स्टैब्लिश किया। प्रशासन और या लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है, तो सेकेंड यूनिट जो है आपका मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट और इसको समझते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टर्म है, अभी थोड़ी फेमिलियरिटी हो गई होगी कि ये जो टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन ने इसको किस तरह से स्टैब्लिश किया कि ये एक साइंटिफिक एक्टिविटी है, एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। वो तमाम जो ऑल द बैकग्राउंड्स वी हैव सीन कि किस तरह से सेमिनल पब्लिकेशंस ऑफ द वुड्रो विल्सन, that is Science of Administration, published in 1887, and after that the discipline has been established. So public administration में एक scientific approach की जरूरत पड़ी। There is a distinction between politics and administration, जिसको क्या बोला गया था, politics administration dichotomy, कि political या politics और administration दो separate areas हैं। Politics जो हमको less विजिबल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो मोर विजिबल है। द पॉलिटिक्स, इट इज एन एरिया ऑफ थ्योरी, द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज एन एरेना ऑफ प्रैक्टिस। सो दिस इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट इन एक्शन, इट इज कॉल्ड विजिबल पार्ट ऑफ द स्टेट। सो ये सारी चीजें हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा चर्चा परिचय में देखे थे। निकोलस हेनरी का जो पैराडाइम था, जिसके थ्रू वी हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what are the stages through which this discipline has been evolved, किस तरह से इस डिसिप्लिन का उदय हुआ है। कि जो हमने क्या बोला था कि जो पैराडाइम 1, पैराडाइम 2, पैराडाइम 3, पैराडाइम 4, पैराडाइम 5 एंड 6th पैराडाइम में किस तरह से इस डिसिप्लिन का उदय हुआ है। पैराडाइम 1 1900 से 1927 था, जिसमें क्या फोकस एरिया था कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ना पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में डिफरेंस है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एरिया के बीच में क्या है, अंतर होता है। ठीक है, तो एक डाइकोटोमस अप्रोच के थ्रू ये शुरू हुआ, स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद जब 27 to 50 इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए, क्रिटिसिज्म हुआ, फिर फाइनली किस तरह से उन क्रिटिसिज्म को काउंटर या रिएक्ट या रिस्पॉन्स दिया गया।
देन वी हैड सीन कि जो थर्ड पैराडाइम था उसमें जब बहुत सारे अटैक हुए, दो डिसिप्लिन इसमें इंपॉर्टेंट है। एक जिसको कि पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, जिसको क्या बोला था मैंने, मदर डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट साइंस, दैट इज कॉल्ड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दोनों ही डिसिप्लिन ने क्लेम करना शुरू किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन नहीं, दिस इज नॉट ए सेपरेट डिसिप्लिन, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन 56 to 70 में हमने क्या देखा, सिमिलरली मैनेजमेंट साइंस ऑल्सो अटैक्ड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 70 के बाद जो दौर है, आफ्टर द 1970 ऑनवर्ड्स, दिस डिसिप्लिन वाज एस्टैब्लिश्ड। कुछ नोटेबल थिंकर्स लाइक फ्रेडरिक्सन्स, ड्रीट वाल्डो, ये लोग आएंगे और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंड करेंगे कि दैट कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, उसके बाद डिफरेंट अटैक्स के पीरियड्स के बाद 70 में आके क्या हुआ ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस पब एड एज ए पब एड एस्टैब्लिश हुआ। माने लोकस एंड फोकस इस डिसिप्लिन का दोनों ही क्या हो गया, क्लियर हो गया। लोकस का मतलब इंस्टीट्यूशनल वेयर एंड फोकस का मतलब सब्जेक्ट मैटर व्हाट, ठीक है, कि कहाँ स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है, ये दोनों ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गया आफ्टर द 1970। एंड जो सिक्स्थ पैराडाइम था दैट वाज कि एरा ऑफ गवर्नेंस। जनरली 1990 ऑनवर्ड्स जब हम लोग एक गवर्नेंस के पीरियड में, जब हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड के पीरियड में एंटर किए, देन द सिक्स्थ पैराडाइम वाज एडेड। तो व्हाट इज दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम लोग उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिसिप्लिन is an developed around 19th century. The discipline as a subject, it was not very old discipline. The 1970s and 80s तक ये discipline has taken birth, it got mature and that is called growth। इसका American context में होता है। and after the 1970 ये discipline अमेरिका के beyond other countries में भी spread होता है, other country में भी इसको देखा जाने लगा। वुड्रो विल्सन को कंपैरेटिविस्ट भी इसीलिए बोलते हैं कि देयर इज अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग उसमें थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह से कंपैरेटिव स्टडी इस डिसिप्लिन को ज्यादा एनरिच्ड, ज्यादा बिहेवियरल बनाने की कोशिश करता है, राइट। तो अभी हम लोग आज अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू डिफाइन द टर्म द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारा जो सेकंड यूनिट है दैट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीनिंग की शुरुआत करेंगे और इस मीनिंग को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ना कुछ जेनरिक स्टेटमेंट से शुरू करेंगे कि व्हाट इज दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनरली हाउसेस द थिंकर्स। ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनरली इनकॉर्पोरेट्स द थिंग्स which are dealing with the implementations of the public policies। क्या मैंने बात करा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउसेस, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउसेस द aspect of government policies and its implementations। ठीक है। सो आगे बढ़ने के पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक चीज समझना है कि देयर इज नो एनी यूनानिमस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज नो एनी सिंगल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे याद रखेंगे, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंट इन एक्शन। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन, गवर्नमेंट इन एक्शन, government in action। so public administration it means the government in actions। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, what is the meaning? तो इसके लिए we have to take some epistemological few points। so सबसे पहले what we will going to think, the पहला जो concept and first school की बात करेंगे that is called epistemology। epistemology of the public administration or PUBAD। the epistemology का मतलब
कि द इनिशियल ग्रुप ऑफ थिंकर्स, दैट इज, उन्होंने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश किया एंड इसके ओरिजिन की थोड़ी बात करेंगे ना। सबसे पहले बात करेंगे कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, दैट इज पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, द पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एंड ये दोनों का एक अलग अलग मतलब होता है। द पब्लिक का मतलब क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होगा उसको समझेंगे। In order to define the meaning of public and administration, number of scholars came and they try to give in a different context. लेकिन कोई भी एक सिंगल मीनिंग या सिंगल डेफिनेशन इसके टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल अंडरस्टैंडिंग को कैप्चर नहीं करेगा। सो क्या लिखेंगे पहले पॉइंट कि देयर इज नो एनी यूनानिमस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट सिंस वी आर ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी हैव टू डेवलप एन वर्केबल अंडरस्टैंडिंग। हमको समझ में तो आना चाहिए ना। वी कैन नॉट से कि देयर इज नो एनी सिंगल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। वी आर ए स्टूडेंट एंड वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको समझने के पहले हम लोग ये भी समझें कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इन एंड अराउंड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवरीवेयर है, एडमिनिस्ट्रेशन एवरीवेयर है। तो इसके लिए हम लोग दो टर्म पे फोकस करेंगे, दैट इज पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज दिस पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन? सो यहां पर ये समझेंगे कि दैट कि जो पब्लिक है, द पब्लिक जनरली मीन्स द क्राउड। पब्लिक जनरली मीन्स द क्राउड, भीड़। और एक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि दैट कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन ए जनरल वे, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन ए जनरल वे। सिंपल भाषा में यदि एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाए कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक एफर्ट undertaken by a group of peoples for the achievement of a goal and for the achievement of a common goal, that is called administration. Administration क्या बोलते हैं ना, इसको इस तरह से लिखेंगे कि what is administration ना, administration refers to, administration refers to a systematic effort, administration refers to a systematic effort undertaken by a group of peoples, undertaken by a group of people for the achievement of a goal or set of goals, for the achievement of a goal or set of goals. So to the approximate we can say कि what is administration, ये एक systematic effort है undertaken by a group of peoples for the achievement of a goal and for the achievement of a common goal. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अभी मान लीजिए आपका जेपीएससी का एग्जाम होता है, तो जेपीएससी का एग्जाम इट इज ए सिंपल एक्टिविटी और ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ना, दैट इज कॉल्ड ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्योंकि ड्विट वाल्डो का जो इवोल्यूशन ऑफ स्टेज का फंडा था, उन्होंने स्टेट के इवोल्यूशन को कितने फेजेस में बताया था? 3 फेज। थर्ड फेज में क्या था कि व्हेन द स्ट्रगल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट वाज अचीव्ड, दैट वाज द थर्ड फेज। और थर्ड फेज के बाद दैट सोवरेन स्टेट्स में द स्टेट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, एवरी एक्शंस ऑफ द स्टेट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ऐसा बोला था उन्होंने। तो अभी के टाइम में जैसे इलेक्शंस का एग्जांपल मैंने दिया था, अभी के टाइम में लेट्स से कंडक्टिंग एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये सारे कैसे एक्टिविटी हैं? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ना। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बताया था इसके बारे में। तो उस एक्टिविटी को कंडक्ट करना, उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए हमको किस तरह का एफर्ट लेना पड़ेगा? इट मस्ट हैव ए सिस्टमेटिक एफर्ट, देयर शुड बी प्लान, प्लान के बाद प्लान ऑफ एक्शंस,
तभी वो effectively execute होगा. And that systematic effort will taken by whom? Like group of people. A group of people will do. And what is the objective of that action, that activity? The objective of that is to achieve a goal or set of goal. क्या goal होता है इसका? Conducting the fair, that is called examinations. What is the objective? This was the objective. So every action which is complex in nature, every activity which is undertaken by a systematic effort by a group of people for the goal, for the achievement of a goal, that is called administration. So epistemological view में थोड़ा सा अब हम लोग समझेंगे कि पब्लिक का मतलब क्या होता है. तो इन जनरल व्हेनेवर वी से पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होगा? भीड़. सो एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा कोई भी चीज सिस्टमेटिक होगा, मतलब डिसिप्लिन्ड होगा. सो थोड़ा सा इमेजिन करो कि भीड़ में हम लोग सिस्टमेटिक चीज लाना चाह रहे हैं, ऑर्डर, डिसिप्लिन. सो ये क्या हो सकता है? दैट इज कॉल्ड पब्लिक. में ड्रिट वाल्डो नाम के एक थिंकर्स थे, ही से कि द पब्लिक मींस स्टेट और द गवर्नमेंट. तो ड्रिट वाल्डो से क्या बोलते हैं कि द अकॉर्डिंग टू ड्रिट वाल्डो, that is according to Drit Waldo, according to क्या नाम था? Drit Waldo और D Waldo. According to Drit Waldo, the public means the government or state. Public means government और स्टेट. ठीक है. सो पब्लिक का मतलब क्या होगा? द एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट से कि द पब्लिक का मतलब होगा क्या? गवर्नमेंट और स्टेट से. सो क्या गवर्नमेंट या स्टेट इनडिसिप्लिन्ड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा कि ऑर्गेनाइज्ड होगा? गवर्नमेंट के एक्शंस सिस्टमेटिक होंगे कि अनसिस्टमेटिक होंगे? सो इट हैव टू बी सिस्टमेटिक. सो पब्लिक का मतलब यहां पर गवर्नमेंट या स्टेट से है, इसी को बोलते हैं द पब्लिक. इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. सो पब्लिकनेस इन कैरेक्टर का मतलब, द पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है, इसी को क्या बोलते हैं? पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. दिस इज कॉल्ड पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. ठीक है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द गवर्नमेंट इन एक्शंस. और गवर्नमेंट इन एक्शन कैसा है? पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. एंड नाउ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स. एडमिनिस्ट्रेशन दो लैटिन वर्ड से बना है. द एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स. इट इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स. द टू लैटिन वर्ड्स कौन कौन से? That is called ad and ministrare. The ad और ministrare. ठीक है. एंड इसका मतलब क्या होता है? टू सर्व द पीपल, टू सर्व द पीपल और टू केयर द पीपल, टू वेलबिंग ऑफ द पीपल, टू वेलबिंग ऑफ द पीपल. ठीक है. सो वेलबिंग ऑफ द पीपल. सो अभी तक हमने क्या बात करा कि दैट कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द पब्लिक का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू ड्रिट वाल्डो इट इज गवर्नमेंट और इट इज द स्टेट. इसका मतलब ड्रिट वाल्डो हाईलाइटेड द पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? फिर फर्दर देयर इज से कि इट इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स. कौन कौन सा? द एड एंड मिनिस्ट्ररे. इसका मतलब होता है टू सर्व द पीपल, टू केयर द सोसाइटी, टू वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी. इसका मतलब है, थोड़ा कम मिला देते हैं हम लोग दोनों को. सो हाउ वी विल ट्राइंग टू डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सो अकॉर्डिंग टू epistemological view या epistemological school of thought, public administration refers to a specialized activity undertaken by the government or the state for the well-being of the society, to take care of the society, to that is called looking after of the society. That is called public administration. So what is public administration?
So public administration, the public administration means a systematic effort. It means a systematic effort undertaken by government to well-being or to serve the people. ये किनका व्यू पॉइंट था? ये ड्विट वाल्डो का व्यू पॉइंट था. किनका था? डी वाल्डो और ड्विट वाल्डो. सो ड्विट वाल्डो क्या बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस कैरेक्टर का है? पब्लिकनेस इन कैरेक्टर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि इट इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट. इट इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट. किसके लिए? फॉर टू सर्व द पीपल, टू वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, टू वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो ये एक एस्पेक्ट समझ में आया. दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट. तो मीनिंग में हम लोगों ने एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट देखा. क्या एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट सारे व्यू पॉइंट्स को कैप्चर करता है? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा. लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टैटिक कॉन्सेप्ट है? नो. क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कभी डिफाइन कर सकते हैं? नो, क्योंकि आज से 10 साल पहले द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी कुछ डिफरेंट था. लेकिन 10 साल के बाद नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी क्या होगा? न चेंज होगा. यहां पर सर्विस ऑफ द सोसाइटी, केयर ऑफ द सोसाइटी डिपेंड कर रहा है. सो केयर ऑफ द सोसाइटी कैसे करेंगे? व्हेन यू अंडरस्टैंड नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी. तो क्या नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम में सेम रहेगा कि चेंजिंग होगा? इट विल चेंज, बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल. चेंज इज एन अनचेंजिंग रियलिटी. सो since the nature, time, demand of the society, demand and needs of the society change, so public administration क्या है? It is a response to the society. What is public administration? It is a response to the society. It is a response to the society. For what? Needs and demand of the society. So Dwight Waldo फिर further say कि not a single sentence or a paragraph definition of public administration and a single sentence or paragraph definition is a mental paralysis, not a mental enlightenment or stimulation. ये बोलते हैं कि एक सेंटेंस में इसके मीनिंग को कैप्चर नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अब हम लोग अगले पॉइंट में लिखें कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. Public administration is a dynamic concept. How? The public administration is a dynamic concept because public administration is a response to the changing needs and demand to the society. Because as the public administration is a response to the needs and demand to the society, जैसे इसको समझिए कि लेट्स से द 5G टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम. सो 5G टेक्नोलॉजी के टाइम में द गवर्नमेंट हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट हैज टू बी मोर इंक्लूसिव. ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंश्योर करना पड़ेगा. So the public administration has to be adapt. Otherwise क्या होगा? Public administration redundant हो जाएगा. There is a demand, the citizens empowered. If there is a need for roads, the public administration has to provide. So public administration is a response to the needs and demand to the society. So thereby public administration is a changing variable, it is a dependent variable, or it is an independent variable. Public administration is a dependent variable. कैसे? Public administration depends upon the nature of politics. The public administration depends upon nature of culture.
Public administration depends upon nature of society. Public administration depend upon nature of history. Public administration depends upon nature of geography. इसका मतलब है public administration is influenced by many other factors. जैसा छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आप अपने न्यूज वगैरह देखते ही रहते हैं कि यू आर समझ ही पा रहे होगे कि देयर आर द डिलेज विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन में डिले हो रहा है. तो यहां पर हम लोग समटाइम्स वी फील कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर ही नहीं रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन आप अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं. ऑन द अनदर हैंड, लुक एट द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी. क्या होता है यूपीएससी में? देयर इज अ फिक्स टाइम, उस दिन में एग्जाम निकलेगा, उस दिन एग्जाम होगा. सो वी से कि वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, बट वहां पर कैसा है? ज्यादा प्रोएक्टिव है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, यहां पर कम विजिबल है. ऐसा क्यों? बिकॉज टाइप ऑफ पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिक्स डिटरमाइन द एडमिनिस्ट्रेशन. जहां पॉलिटिक्स जहां कम इंटरफेयर है, जहां गुड है, देन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो गुड. सिमिलरली देयर आर ए सोसाइटी, two types of society. Let's say technologically empowered society. A society है जहां पर citizens are more demanding, more empowered. उस तरह के सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी रिस्पॉन्सिव. और कहीं पर ट्रेडिशनल है, इलिटरेट सोसाइटी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है? डोमिनेटिंग. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग, रिप्रेसिव. सो देयर बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ऑल्सो ए वेरिएबल कॉन्सेप्ट. कैसा कॉन्सेप्ट है ये? वेरिएबल कॉन्सेप्ट. पहला चीज हमने क्या देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज अ रिस्पॉन्स टू द नीड्स एंड डिमांड टू द सोसाइटी. नाउ सेकंड थिंग, द पबैड इज ए वेरिएबल कॉन्सेप्ट. पबैड इज ए वेरिएबल कॉन्सेप्ट. Variable concept because it depends upon the nature of politics. It depends upon nature of politics. It depends upon nature of the economy. It depends upon nature of culture or history. It depends upon nature of geography, means ecological factors, etc. So public administration is a dependent variable and it depends upon number of factors such as polity, economy, culture, history, geography, ecology. इसलिए public administration में एक concept होता है जिसको बोलते हैं हम लोग system approach. क्या होता है system approach? Public administration में concept को क्या बोलते हैं अपन लोग? There is something called system approach. So public administration means ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा समझ में आया? एक सिस्टमेटिक एफर्ट है फॉर केयरिंग ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल्स. सो द एडमिनिस्ट्रेशन है और इस एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कौन इंपैक्ट करता है ना? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. सो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसके बाहर होता है. सो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन is influenced by both the intrinsic factor as well as ecological factors, है ना?
इकोलॉजिकल फैक्टर्स किसको बोलते हैं? जो भी सिस्टम के बाहर हो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स की जब भी बात करते हैं तो फ्रेडरिक्स, वन ऑफ द थिंकर, उसका नाम याद रखना है। किसका नाम? फ्रेडरिक्स। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स माने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर है पॉलिटी है तो वो उसका इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे इकोनॉमी है तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे हिस्ट्री है इकोलॉजिकल फैक्टर्स है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, थोड़ा सा सोच पाओगे तो। अभी यूपीएससी का मेंस का पेपर हो रहा है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि कंपेयर करना था कि कंटेम्पररी जो टाइम है, कंटेम्पररी गवर्नमेंट है, कंटेम्पररी जो पीरियड है उसको हम लोग ऋग वैदिक टाइम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं और व्हाट आर द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द ऋग वैदिक टाइम्स। तो ये क्या है, अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने को कंपेयर कहां से कर रहा है? हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स से। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स में कुछ अच्छी बातें थी, उसको हमको आज सीखना चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन अपने को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाएगा? बाय टेकिंग द लेसन्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, द हिस्टोरिकल पास्ट। इसका मतलब कि द नेचर ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलरली अभी पॉलिटी की बात करें हम ना, कभी कल्चर की बात, इकोनॉमिक की बात, ये सब आप सोचोगे तो देखने को मिलेगा, राइट? तो हम लोग अभी इस पॉइंट में है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन। और वो गवर्नमेंट इन एक्शन कैसा है? पहला बात कि इट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी बाहर के फैक्टर्स है उससे ये डिटरमाइन होता है। दूसरा ना, ये क्या है? द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक रिस्पॉन्स है। किस चीज का रिस्पॉन्स है? नीड्स एंड डिमांड टू द सोसाइटी का। तो चूंकि नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी वेरिएबल है, चेंजेबल है, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। क्या ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है कि डायनामिक कॉन्सेप्ट है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में पूरा कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई डिटवाल्डो से, डिटवाल्डो क्या बोलते हैं, इसको लिख लेना है कि डिटवाल्डो से कि दैट कि वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ, वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ definition of public administration is not an enlightenment, or stimulation, rather ये क्या है? a mental paralysis, rather a mental paralysis। ठीक है, सो ये डिटवाल्डो बोलते हैं। फाइनली डिटवाल्डो क्यों इंपॉर्टेंट है? डिटवाल्डो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिटवाल्डो इज अ डिफाइनिंग पर्सनालिटी। डिफाइनिंग पर्सनालिटी इन द सेंस कि डिटवाल्डो ने सबसे पहले पब्लिकनेस कैरेक्टर को बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से बना है, उसमें पब्लिक का मतलब होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनरली पब्लिक का मतलब भीड़ होता है, लेकिन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक मीन्स पब्लिकनेस इन कैरेक्टर। पब्लिकनेस कैरेक्टर मीन्स पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट और स्टेट। इसका मतलब है कि द एक्टिविटी है ये एक एक्शन है। ये कैसा एक्शन है? डिसिप्लिन्ड एक्शन। और ये कैसा एफर्ट है? ये एक सिस्टमेटिक एफर्ट है। हु विल अंडरटेक? बाय द गवर्नमेंट। किसके लिए? टू सर्व द पीपल, टू सर्व द सोसाइटी, टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। ये समझा? फिर आगे बोलते हैं कि ये एक चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। So that is why, since it is a response, so we cannot define completely in a one sentence and one paragraph. लेकिन
यदि हम लोग इसको एक सेंटेंस या वन पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे तो ये हमारे लिए सिर्फ क्या होगा, मेंटल पैरालिसिस होगा। हम अपने को खुश कर सकते हैं बट दैट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। सो ये इनलाइटनमेंट नहीं है, ये स्टिमुलेशन नहीं है, रादर एक मेंटल पैरालिसिस है। तो क्या हम लोग सिर्फ इसी में कंप्लीट करें अपने को? नो, वी आर ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमको इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्केबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पबैड, लेट्स टेक सम स्कूल ऑफ थॉट्स। तो कुछ अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को देखेंगे सो दैट कि हमारे माइंड में एक ब्रॉड पिक्चर हो एंड फाइनली वी विल इन ए पोजीशन कि यदि मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आए तो हम लोग कुछ अपने को डिफेंड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि दैट सम स्कूल ऑफ थॉट्स। Why this school of thought? In order to develop a workable understanding, let us consider some school of thoughts. In order to understand the workable understanding, let's take some school of thoughts. तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहद इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ना सीखें, ठीक है? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है, हम लोग एफर्ट ले ही रहे हैं, बट स्टिल एनीवन हैव डाउट, हम लोग इसको अभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी में दोनों में कोशिश कर रहे हैं सो दैट बोथ द मीडियम शुड बेनिफिटेड। लेकिन साथ ही साथ स्पेशली जो पर्टिकुलरली जो हिंदी मीडियम के ही बच्चे हों उनके लिए नोट्स अवेलेबल है, यू कैन परचेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और फिर हमारे वीडियोज हमारे नोट्स के साथ आप बेनिफिट होके अब एक अच्छे तैयारी को इंश्योर करेंगे, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स योर नोट्स, क्योंकि आंसर्स आप तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब आपके पास बैकग्राउंड के साथ साथ कुछ कंटेंट हो, ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब बातें भी सिखाएगा आपको। तो लेट अस ट्राई टू डेवलप दिस वर्केबल अंडरस्टैंडिंग। सम स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो कुछ हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बात करेंगे। जैसे एक नंबर में हम लोग बात करें तो देयर इज कॉल्ड नैरो व्यू वर्सेस ब्रॉड व्यू। नैरो व्यू वर्सेस ब्रॉड व्यू, ओके? नैरो व्यू वर्सेस ब्रॉड व्यू। ये नैरो व्यू वर्सेस ब्रॉड व्यू, इनका क्या अपना मंतव्य था अकॉर्डिंग टू दीज स्कॉलर्स, इनका क्या विचार था? नैरो व्यू स्कॉलर्स बोलते हैं कि जब भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारा दिमाग यही काम करता है कि ये बेसिकली ना इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, और इम्प्लीमेंटेशन किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है ना? जैसे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। तो मोस्टली हम जब ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है? सिविल सर्वेंट्स। और सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द स्टडी अबाउट executive arms of the state or executive arms of the government, and that is called public administration. Public administration क्या है? The public administration means the study about executive arm of the government. Executive arm of the government. Government do you know? सबको पता है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था थोड़ा सा कि जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट इज क्वालिफाइड थ्रू 5 कंपोनेंट्स, दैट इज द टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट, सोवरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस। तो उस गवर्नमेंट के फिर
3 ऑर्गन्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक जो लॉ बनाता है दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, दूसरा लॉ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा दैट इज योर जुडिशियरी। तो नैरो व्यू बोलता है कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द स्टडी अबाउट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स या एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ही है? क्या सिर्फ लॉ इंप्लीमेंटेशन का ही काम करता है? यदि सिर्फ लॉ इंप्लीमेंटेशन का ही काम करता है तो फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, राइट? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जानते हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। It is also known as executive legislation. It is called executive legislation. इसको अच्छे से लिख लेना है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्म्स की बात करता है, इट मीन्स लॉ इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सो व्हाट अबाउट दिस? ये तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है, लॉ मेकिंग का काम कर रहा है कौन? एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये डेफिनेशन नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है? तो फिर अनदर स्कूल ऑफ थॉट्स कम दैट इज कॉल्ड ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स। और ये ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स से कि दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द स्टडी about all the three organs जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द स्टडी अबाउट ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब नैरो से थोड़ा ब्रॉड है। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? ना लेजिस्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी करेंगे, ये जुडिशरी के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों चीज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग है। तो यदि सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के ही बारे में स्टडी करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो फिर जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ, क्या उनका काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व द पीपल, टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। सो इन टुडेज टाइम क्या सर्विस टू द सोसाइटी इट इज ओनली डन बाय द गवर्नमेंट, कि नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है? सिविल सोसाइटीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। सो क्या सिर्फ स्टेट एक्टर्स जिम्मेदार है? नो। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लेंगे कि दैट then what about the NGOs, non-governmental organizations? What about the civil society organizations? What about the civil society organizations? What about what I call the pressure groups? ठीक है, तो थीमेटिकली समझ गए कि दिस डेफिनेशन द ब्रॉड स्कूल इज ऑल्सो नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। ब्रॉड स्कूल हमारे मीनिंग को थोड़ा ब्रॉड करता है, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है कि सिर्फ ना ब्रॉड स्कूल का मतलब स्टेट एक्टर्स के बारे में स्टडी करना, गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करना। दिस इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर और अच्छे से समझने के लिए और हम लोग 2-3 और स्कूल्स लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल स्कूल्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्कूल है उसकी बात करेंगे, द पॉलिटिकल स्कूल्स एंड द लीगल स्कूल्स, है ना? देखते हैं द सेकेंड कैटेगरी दैट इज
पॉलिटिकल स्कूल वर्सेस द लीगल स्कूल या लीगलिस्टिक स्कूल, लीगलिस्टिक स्कूल, ठीक है। सो देखो, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल स्कूल व्हाट इज से कि दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, अभी तक फोकस क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स। सो पॉलिटिकल स्कूल बिलीव्स कि इफेक्टिव एलोकेशंस ऑफ द पब्लिक वैल्यूज, क्या लिखेंगे, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द इफेक्टिव एलोकेशंस ऑफ द पब्लिक वैल्यूज। Public political school means the public administration means the effective allocations, the effective allocations, effective allocations of public values, public values, इस चीज पे बिलीव करेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक वैल्यूज, एक फिलोसोफर से नेम्ड मूर he say the public values means goods and services, public values means goods and services, goods and services, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। पॉलिटिकल स्कूल क्या बोलता है कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द इफेक्टिव एलोकेशंस ऑफ द पब्लिक वैल्यूज मीन्स इफेक्टिव एलोकेशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। किसका मतलब है कि दैट सर्विस टू द सोसाइटी कैसे होगा, देयर इज दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उनके पास पहुंचना चाहिए। सो ये जो टास्क है ये सिर्फ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी यहाँ जरूरी है। So this school of thought focus on the state as well as non-state actors, state plus non-state actors, state plus non-state actors. So public administration means, the public administration means the study about both the state as well as non-state actors. सो यहाँ पर हम लोग स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड एक्टिविटी है उसके चलते यदि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है? यस। सो नेक्स्ट स्लाइड एक्टिविटी क्या वही 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट का पार्ट है? नो। क्या कोई ऐसे वायलेंस हो गया ड्यू टू लेट्स से सम दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट दैट इज कॉल्ड एक्सर्जेंसी, सो कैन वी कॉल इट इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? यस, that is a part of public administration. So we cannot confine कि public administration का मतलब सिर्फ government in actions है, government का मतलब trinity of government का मतलब नहीं है, it is more than the state, it also include the study about the non-state actors। समझ में आया? तो यहाँ पर non-state actors में कुछ एक याद रख लेंगे, जैसे next slide activities, next slide activities, so next slide activities, it is a concern for public administration or not? Yes, it is a concern. So public administration का मतलब the study about both the state as well as non-state actors। समझ में आया? थोड़ा और broad picture हुआ। Now legalistic view, ना legalistic view basically focus करेगा किस चीज पे फोकस करेगा ना? legalistic school यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, that is called LD White and Woodrow Wilson। क्या नाम याद रखना है? LD White and Woodrow Wilson, LD White and Woodrow Wilson। Woodrow Wilson का नाम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं, he was regarded as father of public administration, ठीक है, काफी अच्छा चर्चा था। तो Woodrow Wilson और LD White लीगलिस्टिक स्कूल में क्या बात करेंगे कि they say कि जब लीगलिस्टिक स्कूल की बात करते हैं, so according to this school of thought, public administration refers to the study about the effective and proper implementation of the public policies and the laws, है ना? ये implementation की बात करेंगे। So what is this public administration? The public administration means the implementation of the public policies
and laws. ठीक है, the implementations of the public policies and laws, this is the focus of the legalistic schools. and ये किस तरीके से होगा? now for according to the law, and what is law and what is policy, यहीं पर बता देते हैं कि दैट लॉ और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है. तो पॉलिसी एंड लॉ में ये बेसिक डिफरेंस है कि दैट पॉलिसी का मतलब होता है कि इंटेंशन ऑफ द स्टेट, माइंड ऑफ द स्टेट ऑन विथ रेस्पेक्ट टू द इशूज, एंड व्हाट इज लॉ, इट इज कलेक्टिव विजडम ऑफ द स्टेट. है ना, दोनों में डिफरेंस है कि लॉज एंड पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है कि दैट इज कॉल्ड लॉ मीन्स, क्या होता है इसका मतलब, कलेक्टिव विजडम ऑफ द स्टेट, कलेक्टिव विजडम ऑफ द स्टेट. एंड पॉलिसी का मतलब क्या होगा, दैट इज इंटेंशन और माइंड ऑफ द स्टेट, mind of the state on a particular issue, on a particular issue. Let us try to understand what is the difference between law and policy. तो पॉलिसी क्या है, इशू पे क्या इंटेंशन है, क्या माइंड है, वो पॉलिसी है. जो कलेक्टिव विजडम है वो क्या है, लॉ है. राइट, थोड़ा समझिए कि जैसे हम बात करते हैं कि दैट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये एक एरिया है एग्रीकल्चरल सेक्टर. इसके लिए फार्मर्स का लेट्स से इनकम इंश्योर करना, फार्मर्स के लिए प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना, दिस इज कॉल्ड विजडम. कि दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, इट इज वन ऑफ द दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर ऑफ द एंटायर जीडीपी. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे इंडिया के लिए अच्छा होना चाहिए. उसके लिए मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, उसके लिए टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड इंडक्शन की जरूरत है. तो इसमें जो स्टेट का विजडम है, स्टेट किस तरह से काम करेगा, उसके लिए क्या बनाएगा, वो लॉ बनाएगा जो सबके लिए होगा. दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव विजडम ऑफ द स्टेट, बिकॉज एग्रीकल्चर इज फॉर ऑल. ठीक है, ये समय लगता है और कलेक्टिव विजडम एक ड्यू प्रोसेस से बनता है. क्यों? क्योंकि लॉ इज मेड थ्रू ए ड्यू प्रोसेस एंड लॉ इज मेड फॉर ए ड्यू पर्पस. हर एक लॉ का जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा और वो एक प्रोसेस से बनता है ना. लॉ पढ़े होंगे कि जैसे बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बिल को फिर लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब जाके वो लॉ या एक्ट बनता है. तो व्हाट इज द लॉ, लॉ एक ड्यू प्रोसेस से बनता है, पार्लियामेंट से बनेगा, इसलिए उसका लेजिटिमेसी ज्यादा होगा और उस लॉ का कुछ पर्पस होगा. लेकिन पॉलिसी की बात करेंगे कि जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले अभी रिसेंटली वी आर सीइंग कि जो वुमेन रिजर्वेशंस के लिए बिल्स की बात हो रही है. सो वुमेन रिजर्वेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है. सो वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट क्या सोच रही है, या सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वुमेन के लिए है कि एंटायर दैट इज कॉल्ड वुमेन दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी के लिए है, एंटायर कम्युनिटी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है. सो ये कलेक्टिव विजडम है. कलेक्टिव विजडम मतलब ये लॉ है, इसलिए इसको बिल फिर लॉ बनाया जाएगा. लेकिन वुमेन से रिलेटेड कोई वायलेंस हो रहा है, जैसे मणिपुर वायलेंस है, जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हो रहा था अगेंस्ट दी दैट इज कॉल्ड रेसलर्स के अगेंस्ट में जो न्यूज में आया था, उसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उस पर जो काम किया जाएगा वो क्या है, इश्यू है. ठीक है, सो पॉलिसी वो है बट कलेक्टिव विजडम क्या है, लॉ है. सो यहां बात हो रही है कि ये दोनों स्कॉलर्स वुड्रो विल्सन एंड एल.डी. व्हाइट जो लीगलिस्टिक व्यू में क्या बोलते हैं कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स that is called effective implementation of the public laws and policies. And laws and policies का implementation कैसा होगा, according to the law, because law is made through a due process and law has a due purpose. So ये इनका मतलब था. ऐसा ये क्यों किए, क्योंकि पॉलिटिकल स्कूल में हमने क्या देखा, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर ये कहीं ना कहीं ये स्कूल फेल होगा. तो इशू बेस्ड यदि हम लोग लेंगे तो ये ज्यादा ब्रॉड हो गया. सो अभी तक हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए कुछ 4 स्कूल्स की बात करें, एक नैरो स्कूल, ब्रॉड स्कूल, फिर हमने कुछ स्कूल ऑफ थॉट लिया दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल व्यू एंड देन द लीगलिस्टिक व्यू. थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स और बात करेंगे जिसका नाम है द प्रोसेस स्कूल, प्रोसेस व्यू एज वेल एज दैट इज कॉल्ड पोस्ट कर्व व्यू. राइट, प्रोसेस और पोस्ट कर्व. The
let's talk about the processed view versus market view, or that is called managerial view. That is called managerial view. ये दोनों में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग, समझिए इसको। प्रोसेस व्यू का मतलब होता है कि प्रोसेस वर्सेस मैनेजरियल व्यू। यहां पर ऐसा समझना है कि that is called administration, public administration, it is an organizations। एंड सबसे पहले थोड़ा ऑर्गेनाइजेशंस को समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग ट्रायंगुलर शेप में डिफाइन करते हैं, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंकर जिनका नाम है हेनरी फेयोल, वो काफी रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हेनरी फेयोल ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करने की कोशिश किया। व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशनल, और ये हेनरी फेयोल का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये एक ऐसी एक्टिविटी है, इट इज ए फंक्शनल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन इज ए फंक्शनल एक्टिविटी, क्योंकि हेनरी फेयोल के लिए एक मैंने एडजेक्टिव बताया था कि हेनरी फेयोल वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हेनरी फेयोल ही ट्राइड टू डिफाइन व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ही से कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए फंक्शनल एक्टिविटी, एंड ये ऑर्गेनिज्मिक है, ये फंक्शनल एक्टिविटी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल रहने के लिए उसको कुछ काम करने पड़ते हैं। He say that any organization to remain functional, it has to undertake certain activities। और कौन कौन से functions, तो कुछ functions की बात किए कि organizations को functional रहने के लिए उसको कौन कौन से एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, accounting, security and administration। क्या बोला, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हेनरी फेयोल ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करने की कोशिश करता है। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोलते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन इज ए फंक्शनल एक्टिविटी। और ये फंक्शनल क्यों है, जो दिखता है ना, जिसमें जान होता है, तो उसके अंदर क्या क्या काम होता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। ही बाद में बोलते हैं कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, शुरू के 5, ये सारे कैसे एक्टिविटी हैं ना, दीज आर सेगमेंटल एक्टिविटीज। एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल एक्टिविटी। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग कि ये 5 एक्टिविटीज हैं, 5 फंक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड सेगमेंटल एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। व्हाई इंटीग्रल? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। सो टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। He further say that why this is called an integral activity। एडमिनिस्ट्रेशन को ही इतना बढ़िया, इतना इंक्लूसिव, इतना इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं? He further say कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है। What the administration do? The administration basically do the 5 important things। क्या क्या काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन? That he say कि एक POCCC है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करेगा? POCCC। और POCCC क्या है? दैट इज योर प्लानिंग। P refers to planning, O refers to organizing, C refers to commanding, C refers to controlling, C refers to coordinating,
कोऑर्डिनेटिंग ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लो कि दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडिशनली एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कितने कंपोनेंट होते हैं ना, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग ना, कि लिविंग कंपोनेंट मतलब ह्यूमन बींग्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक लिविंग कंपोनेंट होगा और दूसरा कैसा कंपोनेंट होगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा। सो इस लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में ही फर्दर से कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनेजर्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्कर्स। दो तरह के पर्सन होते हैं, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? द मैनेजर्स जो हायर पोजीशंस पे हो, द मैनेजर्स वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले, दीज आर कॉल्ड मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल जो फंक्शनिंग है वो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजर्स। दूसरा जो वर्कर्स कौन होते हैं? दैट इज वो ओबे द कमांड्स इन द लेटर एंड स्पिरिट। तो इस सिंपल भाषा में बात करें तो मैनेजर्स कौन होते हैं? द मैनेजर्स हु टेक डिसीजंस एंड इशू द कमांड, राइट? द मैनेजर्स हु टेक द डिसीजंस, take decisions plus issue the command, issue the command, right? और वर्कर्स कौन होते हैं? the workers who obey the commands, who obey the command and in letter and spirit, letter and spirit। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स होते हैं। मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं और इशू द कमांड, एंड वर्कर्स क्या करेगा? उन्हीं कमांड्स को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं। यही दो कैटेगरी के पर्संस हो गए, लिविंग बीइंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। अभी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? जेलसी की कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शैल बी ए फीलिंग ऑफ वी, माने अटैचमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, फ्यूजन प्रोसेस। ये हमारा जॉब है, ये आइसोलेशन वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। सो ये सारे कंडीशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? फियोल से इट इज द मैनेजर। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर कौन है? मैनेजर, क्योंकि मैनेजर्स का एटीट्यूड, मैनेजर्स का जो बिहेवियर ये डिटरमाइन करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वुड बी देयर। सो देयर बाय मैनेजर्स को कैसे होने चाहिए? क्या हार्ड टास्क मास्टर होना चाहिए कि सॉफ्ट टास्क मास्टर होना चाहिए? दोनों तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट कैरेक्टर। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, द मैनेजर शुड बी अमेच्योर साइकोलॉजिस्ट। क्या होना चाहिए मैनेजर्स को? द मैनेजर शुड बी अमेच्योर साइकोलॉजिस्ट, amateur psychologist। ठीक है, amateur psychologist। amateur psychologist का मतलब he should understand कि क्या जरूरत है, accordingly he respond। ठीक है, जहां पर मिलने का जरूरत है वहां मिलेंगे, जहां पर हार्ड टास्क मास्टर का जरूरत है वहां पर हार्ड स्किल को यूज करेंगे। सो इट इज द मैनेजर whose actions will determine the success or failure of the organizations। ठीक है, तो यहां तक फियोल बात करते हैं। क्या बात की हमने यहां पर? थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो कि हेनरी फियोल ये ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करते हैं। ही से व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? इट इज एन फंक्शनल एक्टिविटी। और वो फंक्शनल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल रहने के लिए उसमें ये सारे एक्टिविटीज होता है। कौन कौन सा? टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो फिर आगे बोलते हैं कि इन सब एक्टिविटीज में ये एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंटीग्रल एक्टिविटी है। व्हाई? बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंक्लूसिव टू ऑल द एक्टिविटीज। ये फर्दर से कि एडमिनिस्ट्रेशन डू दीज फंक्शंस। कौन कौन से?
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, दैट इज POCCC। ये फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, यहां पर मैनेजर शुड बी एन एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट। एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट होने से क्या फायदा होगा कि द मैनेजर्स विल कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक हेल्दी कल्चर डेवलप करेगा जिसके थ्रू क्या होगा, ए वी फीलिंग होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इंश्योर होगा। इसका मतलब है कि दैट व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल मैंने बोला था कि जब पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी वुड्रो विल्सन याद है कि पॉलिटिक्स एक अलग डिसिप्लिन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डिसिप्लिन है। यदि हर चीज को पॉलिटिकल प्रॉब्लम से देखेंगे तो समाधान है नहीं। प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को पहले समझना पड़ेगा, कॉन्क्रीटाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये डोमेन डिफरेंस कैसे है ना, पॉलिटिक्स इट इज एन एरिया ऑफ व्हाट थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इट इज एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस। द पॉलिटिक्स इज एन एरिया जो हमको कम विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल, और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमको ज्यादा दिखता है दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। सो पॉलिटिक्स लेस प्रिसाइज होता है कि हमने बोल दिया वुमेन एम्पावरमेंट, बट व्हाट इज द, कितने लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर प्रिसाइज, द पॉलिटिक्स इज लेस प्रिसाइज। और अभी देखेंगे कि पॉलिटिक्स इज लेस बिजनेस लाइक, पॉलिटिक्स इज लेस बिजनेस लाइक एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर बिजनेस लाइक। ठीक है, इट इज मोर बिजनेस लाइक। ये समझ में आया कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी में दैट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बोला गया कि इट इज मोर बिजनेस लाइक। सो बिजनेस लाइक इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, यहां पर हमने क्या देखा कि मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस या मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को फेल्योर बना सकता है, राइट। सो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स, द स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टेक्निक्स, इट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहां पर जो हम लोग स्कूल्स की बात कर रहे थे अभी, या क्या बात कर रहे थे कि द प्रोसेस व्यू वर्सेस मैनेजरियल व्यू। सो व्हाट इज दिस मैनेजरियल व्यू, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विजुअलाइज एंड इट से कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक। क्या होते हैं ना, स्टडी अबाउट द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना, मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन इट इज मोर बिजनेस लाइक। सो बिजनेस लाइक इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज है। सो आपको टूल्स एंड टेक्निक प्रिसाइज करने पड़ेंगे और उसके बारे में स्टडी करना ही ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये बोलते हैं कि ये मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होता है। तो मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स अभी हमने क्या देखा कि POCCC, ये थोड़ा सा देखा था कि POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये टूल्स एंड टेक्निक्स है। उसी तरह से जब हम लोग ग्यूलिक एंड उर्विक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि द ग्यूलिक एंड उर्विक उन्होंने पोस्ट कॉर्ब इसकी बात करी। सो उन्होंने पोस्ट कॉर्ब व्यू का बात किया। पोस्ट कॉर्ब में हर एक लेटर एक एक टेक्निक्स है ना। सो इट वाज गुलिक एंड उर्विक, है ना, इट वाज लुथल गुलिक एंड उर्विक। उन्होंने पोस्ट कॉर्ब व्यू की बात करी। व्हाट इज दिस पोस्ट कॉर्ब व्यू? एंड उसके पहले ये लुथल गुलिक एंड उर्विक कौन थे? अभी लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स
को हमने क्लासिफाई किया कि क्लासिकल्स, ह्यूमैनिस्टिक एंड दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव। तो क्लासिकल्स में हमने कुछ थिंकर्स बताए थे, रिकॉल कर पा रहे हैं कौन कौन से थिंकर्स? दैट इज कॉल्ड एफ.डब्ल्यू. टेलर, देन फियोल, देन गुलिक एंड उर्बिक, देन मैक्स वेबर, ये सब नाम बताया था मैंने। तो यहां पर गुलिक एंड उर्बिक वही क्लासिकल थिंकर्स थे। और क्लासिकल थिंकर्स का मतलब क्या होता है बताओ? क्लासिकल थिंकर्स माने मशीन व्यू, जो ऑर्गेनाइजेशंस को रोबोटिक सेंस में देखते थे। ह्यूमैनिस्टिक माने ह्यूमन व्यू, राइट, जिसमें कि किनका किनका नाम आता है। लिंक कौन था? मेरी पार्कर फोले। वो उसके बाद कौन आया? एल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स, चेस्टर बर्नार्ड, थ्योरी एंड मोटिवेशंस, हर्बर्ट साइमन, थ्योरी ऑन डिसीजन मेकिंग, ये सब बताया था, कुछ याद रखना है। तो यहां पर वापस आते हैं, द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स का मतलब क्या है? दैट इज पोस्ट कॉर्ब, एंड पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या है? द पी रेफर्स टू प्लानिंग, ओ रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज कॉल्ड पी रेफर्स टू प्लानिंग, O refers to organizing, planning, organizing, D refers to S, है ना, S for staffing, planning, organizing, staffing, then CO refers to coordinating, reporting, budgeting, है ना, planning, organizing, staffing, okay, then coordinating, reporting, budgeting, है ना, डायरेक्टिंग। तो ये पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म है। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, स्टाफिंग। सो ये सारे फंक्शंस किसके हैं ना? एडमिनिस्ट्रेशंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहां तक हमने ये सारे देखा, लेकिन अभी जो पोस्ट कॉर्ब व्यू हमने जब पढ़ा, तो पोस्ट कॉर्ब के पास सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या था कि पोस्ट कॉर्ब ने मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स को हाईलाइट किया, लेकिन मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स के बाद फिर एक अनदर स्कूल ऑफ थॉट्स कैम एंड ही से कि किस तरह से बोल रहे हो कि सिर्फ मैनेजरियल टूल्स टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना ही हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कुछ और होता है। कैसे? बोला कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, कि जैसे हम लोग दो डिपार्टमेंट लेते हैं, एक होता है मान लेते हैं रॉ, और दूसरा डिपार्टमेंट लेते हैं मान लेते हैं पीडब्ल्यूडी। ठीक है, रॉ की बात करते हैं और पीडब्ल्यूडी। तो रॉ जो है, क्या रॉ में जो डिपार्टमेंट में जो एलोकेशंस है, एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए हम लोग हर साल ऑडिटिंग करेंगे क्या? नहीं किया जाता है। लेकिन जब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पर ऑडिटिंग क्या हो जाता है? मस्ट हो जाता है। तो ये एक टेक्निक्स है ऑडिटिंग। वो टेक्निक्स कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ नहीं है कि हम मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन ए मैनेजरियल स्टडी। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्कूल, जो नेक्स्ट स्कूल आएगा, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक पॉलिसी व्यू, पब्लिक पॉलिसी व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू। इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो सब्जेक्ट मैटर क्या बोलेगा? तो सब्जेक्ट मैटर, ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना कि दो कॉन्टेक्स्ट है, मान लो रॉ और पीडब्ल्यूडी। तो यहां पर द ऑडिटिंग इज ए टेक्निक्स, सो नॉर्मल ऑडिटिंग यहां नहीं होगा, यहां पर ऑडिटिंग मस्ट है। तो सेम टूल्स एंड टेक्निक्स इक्वली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि टूल्स एंड टेक्निक्स से डिफाइन करें तो ये तो फिर इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो गया। गॉट इट? सो नेक्स्ट स्कूल जो आता है वो पब्लिक पॉलिसी या सब्जेक्ट मैटर व्यू है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट्स, से the public administration means
public administration means study about context or content or public policies because in the contemporary time the government actions is captured through policies. Government action is captured through public policies. ठीक है, इसको आराम से लिख लेना है. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू. थोड़ा सा समझो, थोड़ा ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग है. इसका पार्ट सभी जानते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द स्टडी अबाउट द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और पब्लिक पॉलिसीज, बिकॉज in the contemporary time government action is captured through the public policies. अभी पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी की बात किए थे कि इशूज बेस्ड. लॉ मतलब विजडम एंड पॉलिसीज मीन्स इशू बेस्ड. सो अभी पब्लिक पॉलिसी इट का मतलब है कि इशू बेस्ड. इशू बेस्ड के मतलब लेट्स से टेक सम एग्जांपल. लेट्स से हेल्थ सेक्टर, वहां पर एक इशू है हॉस्पिटल, उसको बात करेंगे. So let's say we talk about the gender parity, माने women empowerment. So women empowerment, how we will capture? So women empowerment को और माइक्रोस्कोपिक बात करेंगे. Then we have to educate the girls. इसकी बात करेंगे. We have to safeguard and security of that is called the women. देयर इज शैल बी मोर रिप्रेजेंटेशन. तो हमारा जो अप्रोच है स्टेट का वो कैसा है? इशू बेस्ड है, ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस चीज की बात करता है. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इन एक्शन इज कैप्चर्ड थ्रू पब्लिक पॉलिसीज. उसी तरह से हमको कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा कि प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस है, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट? रॉ के कॉन्टेक्स्ट में कि पीडब्ल्यूडी के कॉन्टेक्स्ट में, रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि अर्बन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं कि रूरबन मिशन की बात कर रहे हैं कि अर्बन मिशन की बात करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दैट इज वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट में किस तरह से अभी देख रहे हैं अपन लोग? सो वी हैव द रूरल एरियाज, रूरल, वी हैव अर्बन एरियाज कॉल्ड अर्बन, और क्या हो सकता है? दोनों को मिला के बनाएंगे तो रूरबन. राइट. अभी और जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्मार्ट सिटी. सो ये क्या है? इशू बेस्ड है. नाउ रूरल एंड अर्बन के गैप को ब्रीच करने के लिए वी कम आउट विथ ए मॉडल, इन बिटवीन मॉडल दैट इज कॉल्ड रूरबन. राइट. The same opportunity facility should be imparted here. और अर्बन में भी रूरल कल्चर क्यों लाना है? बिकॉज देयर आर द कुछ बेनिफिट्स विच आर देयर इन द रूरल एरियाज. तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ज्यादा पॉलिसी बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं. अब ये जो पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी व्यू था, इसके बाद एक प्रॉब्लम शुरू हो गया कि नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू कैप्चर मल्टी डिसिप्लिन. कैसे? जैसे मान लो कि रूरल डेवलपमेंट करना है. सो रूरल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो क्या सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के लिए हमको सिर्फ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? वी हैव टू स्टडी अबाउट ज्योग्राफी, वी हैव टू स्टडी अबाउट द कल्चर, वी हैव टू स्टडी अबाउट द अदर फैक्टर्स. सारी चीजों के बारे में स्टडी करना होगा. सो आफ्टर द पब्लिक पॉलिसी दिस डिसिप्लिन दैट इज कॉल्ड
the public administration become multidisciplinary discipline and it is multidisciplinary subject. ठीक है, एक लाइन लिख लेंगे कि after the public policy view, the PUBAD become multidisciplinary subject. ठीक है, तो ये समझ में आया मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कैसे हुआ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग है वो अभी तक हमने क्या देखा कि ये कहीं ना कहीं इवॉल्व होते जा रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए इवॉल्विंग डिसिप्लिन, तो इसको डिफाइंड हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में एक और स्कूल्स की बात करेंगे जिसको बोलते हैं न्यू लिबरल स्कूल, है ना। एक और स्कूल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू लिबरल स्कूल। न्यू लिबरल स्कूल, ठीक है, न्यू लिबरल स्कूल। ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे लिखना है, जैसे सिंपल लास्ट ईयर पूछा गया था कि दैट इज कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। तो मीनिंग में आपको इसी तरह लिखना था, नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू, दैट इज कॉल्ड लीगलिस्टिक व्यू, देन देयर इज ए पॉलिटिकल व्यू, देन देयर इज ए पोस्ट कॉर्ब व्यू, देयर इज ए पब्लिक पॉलिसी व्यू, तब आपका अच्छा आंसर होता। अभी कंक्लूड करेंगे। सो न्यू लिबरल स्कूल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, हु इज द सुप्रीम मास्टर इन टुडेस टाइम? अभी के टाइम की बात करेंगे। सो अभी के टाइम में किस तरह के टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी के टाइम को हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज कॉल्ड न्यू लिबरल मार्केट एरा। क्या बोलेंगे इसको? न्यू लिबरल मार्केट एरा। And in this globalized neoliberal market era, taxpayers are the supreme master. क्या होता है ना? Taxpayers are the supreme master. Taxpayers are the supreme master. Supreme master. Taxpayer money से सब कुछ हो रहा है। Taxpayers are the supreme master. तो न्यू लिबरल स्कूल बोलता है कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू स्टडी अबाउट ऑल दो एक्टिविटीज विच आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। ठीक है, पहले इसको लिख लो कि द न्यू लिबरल स्कूल से द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, इट से द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन means to study about all the activities, to study about all the activities, which are financed out of taxpayers money, ठीक है। तो ये न्यू लिबरल स्कूल ऑफ थॉट्स है ना। न्यू लिबरल स्कूल ऑफ थॉट्स व्हाट इज है कि द अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरल स्कूल ऑफ थॉट्स, what is public administration? The public administration means the study about all those activities which are financed out of taxpayers money, because taxpayers are the supreme master. Today everything what the government undertakes, it is basically supported by the taxpayers money. Let's say today the Prime Minister of India announced Prime Minister Vishwakarma Yojana recently. So ये किससे supported होगा? Taxpayers money. So public administration has to be accountable with respect to prudent use of the taxpayers money, है ना। so बहुत सारी बातें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ डेफिनेशन में हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश किया, लेकिन व्हाट इज दिस,
दो तीन लाइन याद रखेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द गवर्नमेंट इन एक्शन. The public administration means that is the activity which is undertaken by the government for the well-being of the society, for the welfare of the society. Public administration is an evolving concept. Public administration is a dynamic concept. Public administration is a invariable concept. तो यहाँ पर अभी तक चूंकि कोई एक यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है, तो कुछ इंडिविजुअल थिंकर्स की बात करते हैं और इसको कंक्लूड करेंगे. तो कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स में, ये स्कूल ऑफ थॉट्स के बाद कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स की बात करते हैं. इंडिविजुअल स्कॉलर्स, उसमें एक जिनका नाम है ग्लेडिन. ग्लेडिन, ये ग्लेडिन क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ग्लेडिन, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखने में तो बहुत बड़ा टर्म लग रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी हम्बल. Public administration is a humble activity, because the public administration, the sense of public administration to care, and care comes through attachment, care comes through the humbleness. So public administration is a humble activity, है ना? According to Gledin, what he say? So according to Gledin, the public administration, although public administration, just simple write down, public administration is a humble activity. It is a humble activity which aims at to serve, to take care, to look after, to its citizens, It is service oriented. And welfare oriented. It is a service oriented and welfare oriented. ये ग्लेडिन का व्यू पॉइंट है. ग्लेडिन बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक हम्बल एक्टिविटी है. ये कैसी एक्टिविटी है? एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटी है कि हम्बल एक्टिविटी है? हम्बल एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ये केयर की बात करता है, ये सर्विस की बात करता है, सर्व की बात करता है. कि मैं कभी पूछूं कि व्हाट इज सिविल सर्विस, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नौकरशाही. तो क्या जो सिविल सर्वेंट, जो कॉमन सेंस है कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, पुलिस सर्विस के ऑफिसर है, वो आपके नौकर हैं क्या? नो, देयर इज मिसकंसेप्शन. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्यूरोक्रेट्स, दे वर्क्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. They works under the arms of the state. They are not servant. Okay, you understand it, because they works, they are actually constitutionally empowered for this purpose. So they are the legitimate authority. So misconception नहीं रखना है. They care, but at the arms and authority of the constitution, under the arms and authority of the state. And state क्या होता है? उसके लिए एक अलग से थ्योरी है, इवोल्यूशंस ऑफ द स्टेट में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें वुड्रो विल्सन का जो 3 स्टेज है उसको आप अभी ध्यान रखेंगे. गॉट इट? सो ये ग्लेडिन का व्यू पॉइंट है. अभी ग्लेडिन के बाद एक और जो इंडिविजुअल थिंकर है जिसका नाम है फ्रेडरिक मोसेर. तो फ्रेडरिक मोसेर की बात करते हैं अपन लोग. ना फ्रेडरिक मोसेर, फ्रेडरिक मोसेर,
फ्रेडरिक मोसेर। सो फ्रेडरिक मोसेर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक मोसेर, अकॉर्डिंग टू मोसेर, according to Friedrich Moser, it is best that it should be left undefined. It should be left undefined. Okay, so it should be left undefined. थोड़ा समझिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोसेर क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ट दैट इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड, बिकॉज इनका बोलने का मतलब ये था कि दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज अ वेरी इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. One should not try to capture the entire meaning of public administration in some sort of paragraph, in single sentences, in a that is called categorical mode. We cannot make public administration as a closed end functions, है ना. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्लोज एंड बना सकते हैं क्या? नहीं बनाया जा सकता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज है, 20 साल के बाद जरूरतें अलग होंगी, तो इसको इवॉल्व करना पड़ेगा. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी कैनॉट मेक एज ए क्लोज्ड एंड फंक्शन, है ना. मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ओपन एंड क्लोज एंड. सो फ्रेडरिक मोसेर का मतलब है कि दैट इट इज बेस्ट दैट इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड. ये समझ में आया कुछ? तो यहां पर अपने पूरे डिस्कशन को इस तरह से रखना है कि एक हैंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्विट वाल्डो एंड दूसरे हैंड में कौन? द फ्रेडरिक मोसेर. इस पूरे डिबेट को इस तरह से कंक्लूड करना है कि दैट स्टार्टिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू, इसमें ड्विट वाल्डो का कॉन्टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. He say that the public administration means the activity, the systematic effort undertaken by the government to serve the people, to look after the people, to take care of the society to the people. ये public administration का generic statement है, epistemological view है ना. यहाँ पर public से publicness character को ड्विट वाल्डो ने हाईलाइट किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक ये गवर्नमेंट है, स्टेट है. ये कौन बताता है? ड्विट वाल्डो. लेकिन ड्विट वाल्डो फिर फर्दर बताते हैं कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम लोग एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ही सेड ना दैट इज कॉल्ड वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ डेफिनेशन इज ए व्हाट? मेंटल पैरालिसिस. इट इज नॉट एन एनलाइटनमेंट एंड स्टिमुलेशन. एक हैंड में इधर है कि दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कैरेक्टर, दूसरे हैंड में फ्रेडरिक मोसेर बोलते हैं कि इट इज बेस्ट दैट इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड, कि हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इन्हीं के बीच में चल रहा है. बीच में समझने के लिए हमने क्या देखा कि सबसे पहले नैरो व्यू वर्सेस ब्रॉड व्यू देखा. नैरो व्यू बोलता है कि ओनली स्टडी अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ब्रॉड व्यू बोलता है नो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑल्सो. इसका मतलब है कि दैट इन दोनों का फोकस एरिया क्या था? स्टेट एंड स्टेट एक्टर्स. तो क्या सिर्फ स्टेट एक्टर्स के बारे में स्टडी करना ही पॉवर्ड है? नो, इट इज मोर देन दैट. देन वी स्टडीड अबाउट द पॉलिटिकल व्यू पॉइंट. पॉलिटिकल व्यू में क्या देखा कि स्टेट के साथ नॉन स्टेट एक्टर्स को भी पढ़ना है. फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ वेलफेयर एक्टिविटी की बात करता है. इसको एक स्कूल बोलते हैं जिसको बोलते हैं पब्लिक विल व्यू. किसको बोलते हैं? पब्लिक विल या वेलफेयर व्यू. सो पब्लिक विल या वेलफेयर व्यू में ये बात होती है कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू स्टडी अबाउट ऑल द वेलफेयर एक्टिविटीज. क्योंकि अभी के टाइम में गवर्नमेंट कैसा था? वेलफेयर स्टेट. सो वेलफेयर स्टेट इज अ टाइप ऑफ स्टेट विच टेक केयर अबाउट इट्स पीपल. वेलफेयर स्टेट इज अ टाइप ऑफ स्टेट whatever is required for the well-being of the society, whatever is required for the well-being of the people, that would be provided by the state. Then that is called the welfare state और public will view है. तो ये वेलफेयर स्टेट की बात करेगा. और इस वेलफेयर स्टेट के बाद ये बात होगी कि क्या स्टेट सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटी करता है? नो, क्योंकि कुछ रिप्रेसिव एक्टिविटी भी तो करता है, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, टैक्सेशन, ये भी काम करता है. सो दैट इज नॉट ए वेलफेयर एक्टिविटी. सो इसके बाद फिर आ जाएगा कौन? दैट इज कॉल्ड दी पोस्ट कॉर्ब व्यू.
तो पोस्ट कर्व व्यू का मतलब दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स की बात होगी ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इसकी बात होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन फिर इसके काउंटर में कौन आया? पब्लिक पॉलिसी व्यू। बोला कि टूल्स एंड टेक्निक्स, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट? आप बोल रहे हैं कि जैसे ऑडिटिंग के बारे में पढ़ाई करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ऑडिटिंग तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही नहीं रेगुलर। जैसे कुछ डिफेंस सिक्योरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर नॉर्मल ऑडिटिंग नहीं होता है। लेकिन यदि वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी है, कुछ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज की डिपार्टमेंट है, तो वहां पर तो फिर हमको करना पड़ेगा, होता है। तो इसका मतलब है कि जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो कैसा है? कॉन्टेक्सचुअल है, कंटेंट है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट। सो पब्लिक पॉलिसी ने बोला कि पहले कॉन्टेक्स्ट तैयार करो तब फिर स्टडी करो। तो ये पब्लिक पॉलिसी व्यू था। और इस पब्लिक पॉलिसी व्यू के बाद क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, जो कि हम लोग स्कोप में कवर करेंगे अच्छे से, राइट। फिर एक न्यू लिबरल स्कूल्स आया, न्यू लिबरल स्कूल। ये न्यू लिबरल स्कूल बोलेगा कि इन टुडेस टाइम टैक्स पेयर्स आर द ग्रेटेस्ट मास्टर, और वो टैक्स पेयर्स मनी से ही सब कुछ चलता है। इसका मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू स्टडी अबाउट ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, राइट। सो दैट इज द न्यू लिबरल स्कूल, न्यू लिबरल मार्केट स्कूल, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर एक लास्ट में फ्रेडरिक मोसेर और ग्लेडन का व्यू पॉइंट बोला कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट ग्लेडन से ये हम्बल एक्टिविटी है, ये केयरिंग एक्टिविटी है, ये एम्पावरिंग एक्टिविटी है, जो केयर करता है, जो विजिबल है ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास आप जब भी खड़े होंगे, जब आपके पास खड़ा होगा तो एक नेचुरल फील ऑफ अटैचमेंट फील होगा कि वी फील कि दिस इज द पर्सन फॉर अस। सो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो चीज क्रिएट करना पड़ता है और इसने क्रिएट किया है। सो दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज गवर्नमेंट इन एक्शन। याद क्या रखना है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट इन एक्शन। सो लास्ट में मोसेर क्या बोलता है कि भाई ये सबसे अच्छा है कि इसको अनडिफाइंड छोड़ दिया जाए। We try to adapt ourselves according to changing circumstances. We do not try to challenge or do not try to define it. Why should not adapt with the changes? So what is the public administration? और मोसेर का व्यू पॉइंट ये नैरो व्यू पॉइंट नहीं था, he simply go with the rhythm. So कभी कभी एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा कि दैट कि the public administration its meaning dwindles between the Dwight Waldo as well as Frederick Moser discuss. ऐसा क्वेश्चन आपको बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस बार जैसे मीनिंग सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन पूछा ही गया था, अब जो आपका बच जाता है स्कोप, सिग्निफिकेंस और पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए तैयार करना है अपने को, ठीक है। तो मीनिंग आई होप इस क्लास में समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन लास्ट ईयर जो पूछा गया उसका डेप्थ इस तरह से था। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेमैन की तरह नहीं पढ़ेंगे। सो जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो डिसिप्लिनरी होगा, वो सिस्टमेटिक होगा। इफ यू आर फॉलोइंग एन एडहॉक लेमनस अप्रोच देन यू आर डूइंग ए रॉन्ग थिंग, राइट। सो इसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के क्लास में हम लोगों ने मीनिंग के बारे में समझा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के थ्रू अपने कंसेप्ट, अपने आइडियोलॉजी को ब्रॉड करने का कोशिश किया। आई होप ये सिंपल ही है। कुछ क्लासेस आपको लगेगा थोड़ा उसके रिदम्स तक पहुंचने के लिए आप अपने क्लास के साथ नोट्स जरूर बनाएंगे, एंड धीरे धीरे ये हमारा वीडियो जो लेक्चर सीरीज है, जो जेपीएससी की पाठशाला, ये प्योरली डेडिकेटेड टू आपका जेपीएससी प्रिपरेशंस के लिए है। सो इसको ऑनेस्टली, रिलीजियसली फॉलो करें। ये सारे आपके केयर और आपके बूस्ट के लिए वीडियोज बनाए जा रहे हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ अपने दोस्तों, अपने सभी के बीच में शेयर भी करें, और सबसे बड़ी बात आप अपनी पढ़ाई करें, अपना केयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आज हम लोग यहीं अपने को कंक्लूड करते हैं। अगेन वी विल मीट विद ए न्यू क्लास, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना स्कोप की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।